हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हापुड़, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे शैक्षिक प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ चुके हैं, मोटिवेशनल थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये अध्याय थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन महत्वपूर्ण भी है शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से। आइए आगे चलते हैं। प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत को ग्रिफिक्स के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ग्रिफिक्स निर्णय प्रक्रिया को प्रशासन का प्रमुख आधार मानते थे। इसे उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रिया का हृदय भी बताया। इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस हैं। प्रशासनिक व्यवहार एक सामान्य प्रकार का व्यवहार है, सभी प्रकार के प्रशासकों में पाया जाता है। दूसरी जो हाइपोथेसिस है, प्रशासनिक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य निर्णय प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावशाली तरीके से विकसित करना और उसको रेगुलेट करना। साथ ही साथ प्रशासन सदैव समूह के साथ कार्य करता है और व्यक्ति विशेष के साथ नहीं। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअली अपनी जगह है, लेकिन समूह के जो कार्य हैं वो प्राथमिकता से कराए जाते हैं, तो इसमें इस पर फोकस दिया जाता है। चौथी जो हाइपोथेसिस है, प्रशासन किसी भी सामाजिक संगठन में निर्देशन व नियंत्रण की प्रक्रिया है। ग्रिफिक्स महोदय ने निर्णय के संबंध में निम्नलिखित बातों की भी चर्चा की है। कौन कौन सी बातें हैं? वो डिसीजन मेकिंग, किसी भी संस्था का जो गतिमान होना या उसको आगे उसकी उपलब्धि होना या आगे उसकी ग्रोथ होना, एक जो केंद्रीय प्रशासन है वो क्या निर्णय लेता है इस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन पे भी उन्होंने बात की है कि ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिपेंड करता है। एक प्रभावी निर्णय जमीनी स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ तक पहुँचे, तो संगठन का भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन का कौन सा माध्यम है और कितना प्रभावी है, और वो द्विमार्गी है, तो सटीक जो डाटा है और ये कम्युनिकेशन है, बेहतर संवाद अगर बीच में है कर्मचारियों के, तो एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त हम कर सकते हैं। साथ साथ शक्ति, जो पावर है वो कौन कौन सी किस तरह से बटी हुई है, सेंट्रलाइजेशन है या पावर का, या उसका विकेंद्रीकरण है, तो ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह की नेचर है, जो शक्तियां हैं लोगों को दी गई हैं कर्मचारियों को। साथ ही साथ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है वो कितना जल्दी निर्णय ले लेती है, या अथॉरिटी के कितने अधिकार हैं, ये भी डिपेंड करता है जो डिसीजन मेकिंग जो ये सिद्धांत है इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने निर्णयवादी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए संभाव्य घटना चक्र, प्रोबेबिलिटी इवेंट चेन का भी वर्णन किया है, जिससे विभिन्न घटनाओं में निर्णय लेने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं जाना जा सके। ग्रिफिथ्स ने इस विषय में संभाव्य घटना चक्र को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया है। कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर उन्होंने खास ध्यान दिया गया? प्रोबेबिलिटी, कोई एक्शन लिया जाता है कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रोबेबिलिटी भी इसमें ध्यान रखा जाता है। फिर इवेंट चेन, एक के बाद एक, प्रेजेंट, एक्शन और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। आइए देखते हैं। जैसे एक्स है, एक्स कोई निर्णय, एक्स का मतलब कोई निर्णय अगर लिया जाता है किसी संस्था के प्रधान द्वारा, तो उसकी कार्य योजना होती है, कुछ एक्शन किए जाते हैं जिसके माध्यम से उस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। तो एक्शन A1, एक्शन A2। एक्शन A1 का जो प्रभाव है, क्या क्या उसका प्रभाव पड़ सकता है भविष्य में, फ्यूचर में, तो वो Y1 A1, Y2 A1 और Y3 A1 के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ Y4 A1 भी हो सकता है, Y5, जितने भी प्रभाव होंगे उसको इस तरह से एक क्रमबद्ध रूप में, एक चेन रूप में ये दर्शाया गया है। इसी प्रकार दूसरे जो निर्णय हुआ उसके साथ साथ जो क्रियाविधि अपनाई गई उसका भावी जो प्रभाव है वो Y1 A2 मतलब एक्शन 2 के साथ जो भावी जो संभावना है उसको दर्शाया गया। Y2 A2 दूसरी संभावना, Y3 A2 तीसरी संभावना। इसके साथ साथ भी और सारी जो संभावनाएं हो सकती हैं अगर किसी विशेष निर्णय में वो पाई जाती। तो आपने देखा कि किस प्रकार इस जो डिसीजन मेकिंग का जो क्रम था इस प्रकार था। इसके साथ साथ ही जो ग्रिफिक्स ने इसके सोपान भी बताए गए। किसके सोपान? डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल के। आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि समस्या का परिभाषीकरण
पुनः संगठन एवं परिसीमांकन करना, मतलब कि कोई समस्या क्या है उसको न केवल समस्या को बताना बल्कि उस समस्या को रिकग्निशन करना और एक परिभाषा देना, सीमित करना उस समस्या को, ताकि उसका हल सुचारू रूप से हो सके। साथ ही साथ पुनः संगठन व परिसीमांकन और डिलिमिटाइजेशन प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी हो सकती है, उसको कितना हम कम छोटा कर सकते हैं ताकि वो आसानी से रिमूव हो जाए। मतलब जितनी कार्य क्षमता है किसी संस्था की या व्यक्ति की, उस समस्या को उसी स्तर का बनाया जाए। तो पहले ही हमको समस्या का जो लिमिटाइजेशन कर लेना है। दूसरा है समस्या का विश्लेषण एवं मूल्यांकन, टू एनालाइज एंड इवैल्यूएट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किस प्रकार की है, व्यापक है या छोटी है, उसके लिए जो प्रॉब्लम है उसका मूल्यांकन। तीसरा है एक मानदंड निश्चित करना जिसके अनुरूप समस्या का समाधान करना, टू डिसाइड ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। उस सॉल्यूशन को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, उसका हल, तो उसका जो प्रोसीजर है वो भी पहले ही एक प्रारूप उसका बना लेना है, जिसके माध्यम से हम उस समाधान तक पहुंच पाएं। नेक्स्ट है चौथा सोपान है समस्या के संबंध में प्रदत्तों का संकलन करना, टू कलेक्ट द डाटा रिलेटिव टू द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उससे संबंध रखने वाले जो कार्य करने वाले हैं उनसे जो डाटा कलेक्शन करना कि किस प्रकार की वो समस्याएं फेस करते हैं, उससे संबंधित एक बंच होगा क्वेश्चन का, वो कर्मियों को दिया जाता है। उसके माध्यम से जो डाटा कलेक्शन कार्य है वो सोपान 4 में किया जाता है। पांचवा और अंतिम समस्या समाधान हेतु विभिन्न विकल्प सोचते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करना। जो समस्या समाधान होगा, जो हमारे डाटा से संबंधित जो सूचनाएं आएंगी उनका एक वैकल्पिक जो चयन किया जाएगा जिससे हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।